इमरान खान का ज़िमनी इलेक्शन में छक्का, पीटीआई ने कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। अवाम का फैसला है, इसे कबूल करना है। उनकी इस्टेब्लिशमेंट को पब्लिक की समझ नहीं है, वो समझते हैं वो बड़े पॉलिटिकल हैं, लेकिन उनके गलत फैसलों ने उस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो सारे तशद्दुद के केस है, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। मैं आपको वार्न करता हूँ, अगर आपने डोंग मार दिया इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। आज इमरान खान साहब ने डेडलाइन दे दी है। तवक्को तो ये थी कि आज वो डेट अनाउंस करेंगे लॉन्ग मार्च की, उन्होंने डेट नहीं दी, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अक्टूबर में होगी, हर कीमत पे होगी और डेडलाइन ये क्रॉस नहीं करेगा अक्टूबर का महीना। मैं कुछ दिन दे रहा हूँ गवर्नमेंट को कि आखिरी मौका है, आप फैसला कर लें। साथ ही उन्होंने डिफरेंट एक और ओकेजन पे रिपोर्टर्स से बात करते हुए ये भी तस्लीम की बात कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, बात ऐसे नहीं चल रही। फिर एक उन्होंने वेब पोर्टल को भी इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता कि क्या ठीक है क्या गलत है, और उन्होंने ये तजर्बे किए, तजर्बे उल्टे हो गए और फिर नाम लिए बगैर उनका हर कोई जो कुछ कर सकता है उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। अब इलेक्शंस हर कीमत पे होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, साथ ही इंटीरियर मिनिस्टर को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि एक फ़िज़ा बन रही है, शायद उनको नज़र आ रहा है कि वो गवर्नमेंट इलेक्शंस पे नहीं जाएगी। और उन्होंने अपनी बातों में कहा कि नवाज शरीफ कभी नहीं मानेंगे क्योंकि उनको इलेक्शन हारने का ख़तरा है। तो अब मैं लॉन्ग मार्च तरफ जाऊँगा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह पिछले 2-3 दिन से बड़ी सख्त रवैया उन्होंने भी रखा हुआ है और वो कहते हैं हम भरपूर तैयारी में हैं, आएंगे, कभी कहते हैं उल्टा लटका देंगे, कभी हम ये कर देंगे। तो हमने कहा जरा लेटेस्ट सिचुएशन बेस्ट ये है कि बात कर ली जाए इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब से, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या होने वाला है और क्या उनको नज़र आ रहा है लॉन्ग मार्च, और अगर लॉन्ग मार्च होती है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स क्या होगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का मुल्क की सियासी सूरत हाल आने वाले दिनों से गहरा ताल्लुक़ है। तो बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब से। मैं इलेक्शन के रिजल्ट पे बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं आप ये इंटरव्यू सुन लें, कुछ आपके बारे में बातें हैं, कुछ सियासी बातें हैं, उसके बाद मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा। उनकी इस्टेब्लिशमेंट को पब्लिक की समझ नहीं है, वो समझते हैं वो बड़े पॉलिटिकल हैं, लेकिन उनके गलत फैसलों ने उस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नवाज शरीफ को ये लेके आए, MQM को ये इन्होंने बनाई, पीपल्स पार्टी को खत्म कर, हकीकी ये लेके आए, लश्कर जंगी, पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ करते आए, नुकसान ही हुआ मुल्क को। आगे किधर जाना है कि ये पब्लिक जो है ये बड़ा खुशकिस्मत है ये मुल्क कि ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगी हुई है। श्रीलंका के अंदर वो पब्लिक, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पब्लिक खुद ही सड़कों पे निकला और वो बड़ा खतरनाक है। इनको समझना चाहिए कि इस वक्त एक ही सोल्यूशन है, इलेक्शंस करवाएं, इन चोरों से जान छुड़वाएं और स्टेबल गवर्नमेंट आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं। मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई। ये जो सारे तशद्दुद के केस है, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है, ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है, ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है। और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है, इसने नुकसान पहुंचाया है। और मैं आज डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सारे पाकिस्तान के इदारों को कहना चाहता हूँ, जितनी देर आप इनको बैठने देंगे, जितनी देर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। तो इनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। डायलॉग आप उनसे करते हैं, मसलन ब्लोच नेशनलिस्ट है, सिंधी नेशनलिस्ट है, आप इन सबसे डायलॉग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर डायलॉग करके आप कंसेंसस डेवलप करते हैं। लेकिन जो चोर है उनसे आप कैसे डायलॉग करेंगे? वो कहेगा मेरी चोरी माफ कर दो। एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो, लेकिन साथ साथ ये सोच ले कि फिर हमने मुजरिमों को, जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे वो NRO मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है। मैं ये कहूंगा कि
हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुंचे। जहां तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जिसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई है, उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी इस तरह के लोग मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड है मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। जी राना साहब ने सारी बातें सुनी। एक तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं पता कैसे होना है क्या नहीं होना, और आर्मी चीफ तो किसी सूरत इनको नहीं अपॉइंट करना चाहिए। पहले तो इस बात का जवाब दें, ये भी उनके मुतालबों के अंदर है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये जो आदमी पोस्ट हुआ हुआ है इस्लामाबाद में और जब से आया तशद्दुद कर रहा है, ये कर रहा है, ये आज़म स्वाति पे बात कर रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि आई एम श्योर आर्मी चीफ को नहीं पता। ये किसकी बात कर रहे हैं? किसी मिड रैंकिंग कोई इंटेलिजेंस के बंदे की बात कर रहे हैं, कोई डीजी लेवल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं खान साहब? नहीं देखें मालिक साहब, ये बड़ा झूठा और 2 नंबर आदमी है। आप मुझे बताएं कि ये कम से कम जब बात करें तो बात तो बंदे को पूरी करनी चाहिए ना। अब ये कहते कि जी इस्टेब्लिशमेंट को कोई पता नहीं है, वो कभी फलां को ले आए, MQM को ले आए, नवाज शरीफ को ले आए, फलां को ले आए, पीपल्स पार्टी हकीकी को ले आए। वो भी साथ यही भी कहो ना कि हमें भी ले आए। तुम्हें कौन लाया था पिछली दफ़ा? यानी मामला ये है कि तुम अपनी बात तुम भूल जाते हो। लोगों को तुम मुजरिम कहते हो, लोगों को तुम डाकू कहते हो, लोगों को तुम चोर कहते हो। ये जो तुमने 50 अरब रुपए का डाका डाला है इस मुल्क के ऊपर, और 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके तुम्हारे और तुम्हारी अहलिया के नाम है वो अल कादर ट्रस्ट, वो फरा गोगी जो 12 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंट में, वो उसकी वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो फ्री एंट्री थी। शी वाज योर फैमिली मेम्बर। तो मामला ये है कि तुम खुद चोर हो, डाकू हो, तुम खुद जो है वो तोशा खाने से गड़ियाँ चुराने तक का घटिया से घटिया और छोटे से छोटा काम तुमने नहीं छोड़ा। तो फिर मामला ये है कि अगर तुम समझते हो कि बावजूद इसके कि तुम्हारा अपना ज़ाती किरदार क्या है, इसके बावजूद कि अगर आपको वोट मिलें तो उन वोटों की बुनियाद के ऊपर आपकी हैसियत, आपकी पॉलिटिकल पोजीशन का जो है वो इदराक किया जाए, तो भाई जब दूसरों को जो वोट मिलते हैं तो उनका क्यों ना किया जाए? वो तुम्हारी नज़र में जो है वो उनकी जो है वो पोजीशन नहीं है। अगर उनकी पोजीशन तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारी कौन समझेगा? अगर तुम दूसरों की इज़्ज़त नहीं करोगे तो तुम्हारी इज़्ज़त कौन करेगा? अब इसने जो ये लोगों को, अपने लोगों को सिखाया हुआ है कि जी आप आवाज़ें कसें मुखालफिन के ख़िलाफ़, वो हम तो सिर्फ इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं कि क्योंकि वी आर इन गवर्नमेंट, अच्छा नहीं लगता। वरना जब ये केयर टेकर सेटअप आएगा, जब इलेक्शन शुरू होंगे, हम पार्टी में बाकायदा ये कहेंगे कि जहाँ कहीं भी इसका कोई जो है वो यूथिया मिल जाए और वो आवाज़ कसे, उसको वहीं पे जो है वो सड़क पे लटा लो और जूते मारो उसको। यानी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये इस किस्म की बदतमीज़ी और इस किस्म की जो है ये मुहिम जोई जो है वो जारी रखते हैं। तो मामला ये है कि ये तो फिर जैसी बात करेगा, अगर हम इसकी नज़र में, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अगर 5.25 लाख वोट जो हैं वो चोरों के हैं, वो डाकुओं के हैं, तो और इसने तस्लीम नहीं करने, तो फिर हम इसके 5.5 क्यों करेंगे जी? हम भी नहीं करेंगे। फिर ठीक है, फिर जो है वो जो फिर उसका जो भी बाद में उसका नतीजा निकलता है उसका फिर ज़िम्मेदार ये होगा। लेकिन राना साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि जो फिर जिस यूथिया को लटा लो सड़क पे और मारो और ये वो, आप होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप तो एक ऐसी तशद्दुद की फ़िज़ा को इंकरेज कर रहे हैं। ये तो अगर वो आवाज़ें कसने पे तो आप उनसे 2 कदम आगे ले जाएंगे तो बात रुकेगी कहाँ जाके? नहीं, जब तक मैं इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त तक ये काम नहीं करूँगा। लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस होंगे और केयर टेकर सेटअप होगा तो उस वक्त तो मैं उम्मीदवार हूँगा ना, बाकी सारे लोग भी हमारे उम्मीदवार होंगे। उस वक्त हम जो है वो इनका ये इलाज करेंगे कि किसी यूथिये को, जो यूथिया जो है वो किसी जगह भी आके हमारे बंदों पे आवाज़ें कसेगा, उसका इलाज जो है उसको जूते मारे जाए।
डंडे मारे जाएं उसको, क्योंकि इनका इलाज ही ये है, इसके बगैर ये बाज आने वाले नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया क्या आपकी मुलाकातें, बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने कहा हो भी रही हैं, नहीं भी हो रही, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन क्लैरिटी उन्होंने कहा मुझे ये इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब घबराते हैं कि इलेक्शन से, और वो जब तक नहीं मानते तो तब तक ये चीज़ फंसी रहेगी। ये मुझे एक बात बताएं, सदर साहब की भी बात पे उन्होंने मान गया कि मैं ना झूठ नहीं बोलना चाहता, सच में बोल नहीं सकता। ये भी कंफर्म हो गया कि प्रेसिडेंट साहब ने मुलाकात करवाई इनकी और आर्मी चीफ की। अब वो ये भी खुद कह रहे हैं कि हमारी मुलाकातें हो रही हैं इस्टेब्लिशमेंट से। आप लोगों को पता है इन रवाबित के बारे में? क्या आपको पता है कि खान साहब या उनके कौन से लोग इस्टेब्लिशमेंट में किस लेवल पे किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं? और अगर हो रही हैं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट आपसे शेयर कर रही है ये बातें? देखें मालिक साहब, ये आपके भी इल्म में है, आप इस बात को समझते हैं कि ये राब्ते तो हमेशा रहते हैं और हर किसी से रहते हैं, इसकी तो मैं नफ़ी नहीं करूँगा। हम जब जेलों में थे तो उस वक्त भी राब्ते थे, जेलों से बाहर आए फिर भी राब्ते थे। इसलिए अब गवर्नमेंट में हैं तो राब्ते हैं, गवर्नमेंट में नहीं होंगे फिर भी राब्ते रहेंगे। तो इसलिए मैं इस बात की नफ़ी तो नहीं करता कि किसी से राब्ता है या नहीं है। अगर कोई कहता है कि मेरा राब्ता है तो बिल्कुल ठीक है, होगा उसका। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि अगर ये समझता है ना कि ये जथा कल्चर के ज़रिए से हमसे इलेक्शन ले लेगा तो ये इसकी भूल है। अगर ये जथा कल्चर के लिए हमसे इलेक्शन लेगा तो फिर हम अगले जथे की तैयारी करेंगे, फिर हम इससे इलेक्शन ही लड़ेंगे। लेकिन आज इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। ये टेबल पे आए, ये पार्लियामेंट में आए, ये हमें जो है वो इज़्ज़त दे अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए, हमारे लिए नहीं। ये बात करे कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, अपने लिए, हमारे लिए नहीं। तो ये तो हो सकता है। वरना अगर वो कहता है ना कि मैं जथा लेके आऊँगा और फिर मैं आगे इलेक्शन हासिल कर लूँगा, तो ये इसकी भूल है। ये जथा लेके आ जाए, आगे बैठा रहे 1 महीना, यहाँ पे 2 महीने बैठा रहे, फिर इलेक्शन जो है वो 6 अगस्त को ही होंगे। 6 अगस्त 2023 के बाद ही केयर टेकर सेटअप आएगा। राना साहब, एक तासुर बड़ा तकवीत पा रहा है और मैं ये आपको मालिक साहब, ये आज शायद आपके इल्म में होगा कि अगर इसने वो 25 मई का धरना इसने अनाउंस किया था, गालबन मेरा ख्याल पता नहीं 21 या 22 मई 23 को, अगर ये अनाउंस ना करता तो शायद उस वक्त ही जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है ना वो कायम हो जाता। इसके अनाउंस करने, इसके धमकी देने के जी मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वहाँ से जो है वो बात बिगड़ गई। नहीं, ये इस तरह से जो धौंस दे रहा है, या तो ये हो ना कि हमारे पास जो है वो कोई चीज़ ना हो। मैंने आपको कहा ना कि अगर किसी हलके में ये जीत भी गया है तो ये इसके पास अगर जो है वो 90,000 वोट है तो वहाँ पर 80-85 हज़ार हमारे पास भी हैं। अगर एक जगह पे ये जीत गया तो वहाँ पे 75,000 लोगों ने हमें वोट दिया है, बावजूद इसके कि बिल उनको भी आए हैं, पेट्रोल उनको भी महंगा मिल रहा है, ठीक, महंगाई वो भी फेस कर रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर लोगों में हमारी इतनी जो है वो एक्सेप्टेंस है, तो कल को अगर हमने सीरियसली और पूरी तरह से जो है वो इलेक्शन का एहतमाम किया, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम और हमारी स्ट्रेटजी बन रही है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। नहीं, आपकी 23 मई वाली बात बिल्कुल ठीक है। ये मैंने ख़बर ब्रेक भी की थी और नवाज शरीफ साहब ने कंफर्म की थी कि तकरीर भी लिखी गई थी और शहबाज शरीफ साहब ने उस शाम को अनाउंस करना था टीवी पे आके, लेकिन इन्होंने 23 की सुबह को पेशावर में जब ये कहा तो फिर गवर्नमेंट का वो बदल गया। राना साहब, ये बताएं, आज इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह, उन्होंने आखिरी डेडलाइन दे दी है। उन्होंने कहा कि जी मैंने अक्टूबर में करना है, ये आखिरी कुछ दिन हैं, अब इसके बाद हुकूमत फ़ैसला कर ले और आपके ऊपर जो बातें हुई वो तो बाद में करेंगे, लेकिन इस डेडलाइन को आप कितना सीरियसली ले रहे हैं? नहीं देखें जी, ये डेडलाइन जो है ये इसकी अपनी डेडलाइन है, ये इसकी सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा
और ये अपनी सियासत के ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ये इसी हफ्ते में जो है वो करना चाहता है तो इसी हफ्ते में करे, इसी महीने में करे। ये लॉन्ग मार्च जो है वो इसके सियासी ताबूत में आखिरी कील होगा। ये फितना और ये फसाद जो इस मुल्क पे, इस कौम पे मुसल्लत करने के ऊपर तुला हुआ है, इसके इस इक़दाम के बाद कौम को, मुल्क को निजात मिल जाएगी इससे। ये फितना जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन आपने अभी भी आपने कहा है कि हम पूरी तैयारी में हैं और बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर आपके एक दो और कमेंट्स भी चल रहे थे कल भी, आज भी। आज इमरान खान साहब ने बड़ा आड़े हाथों आपको लिया है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि राना सनाउल्लाह को पता ही नहीं लगना, ये जो ड्रोन्स हैं ये इनको इस्तेमाल करने का पता ही नहीं लगना। और फिर मैं इनको बताऊंगा कि हम अब 25 को हम तैयार नहीं थे, इस बार हम पूरी तैयारी से आएंगे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ़ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो ये मारो, और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ़ को यही नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीज़ें करने का जो मैं कर रहा हूँ। पहले तो जो भी होगा जिम्मेदार तो ये होंगे चोर। तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किया है। ये आदमी को और इसके अकल में पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसलिए तो ये स्टूपिड बातें करनी है। हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरअमन एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है। ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए। राना साहब, उन्होंने कहा कि आप तो कातिल आदमी हैं, आपको क्या पता, और उन्होंने कहा आपको पता नहीं लगना होगा क्या, तो आप क्या रोकेंगे, क्या कहते हैं आप? नहीं मालिक साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो है, अगर मैंने 18 कत्ल किए हुए हैं तो इसको फिर मेरे ख़िलाफ़ एक हीरोइन जो है का मुकदमा जाली बनाने की क्या ज़रूरत थी? उन कत्लों में मुझे पकड़ लेता। ये 4 साल ये रहा है वज़ीर आज़म मुल्क का, पंजाब में इसकी हुकूमत रही है, इसका चीफ मिनिस्टर था बुज़दार। तो ये 4 सालों में इससे इंक्वायरी नहीं हो सकी कि वो कत्ल जो हैं वो मैंने किए हैं। और उन 18 जो कातिल हैं, जो मकतूल हैं, वो उनके कोई रिश्तेदार होगा, कोई दरख्त तो ज़मीन में नहीं ना उगे होंगे जो कत्ल हो गए। उनके बहन भाई रिश्तेदार माँ बाप उनको लाए ना किसी दिन सामने कि जी आज ये देखें ये 18 फैमिलीज़ बैठी हैं, इनके लोग जो हैं वो राना सनाउल्लाह ने कत्ल किए हैं। यानी एक ऐसा आदमी, यानी इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि ये आदमी जो है इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और अब जो है इस मुल्क का सियासी लीडर है, जिसकी ये यानी गुफ्तगू है। और वो कह रहा है कि जी जो है वो मैं तो पुरअमन तरीके से आऊँगा, मैं तो भाई अगर तुम पुरअमन तरीके से आओगे, अगर तुम लड़ाई करने नहीं आओगे तो क्या हमारा कोई दिमाग ख़राब है कि हम आपके गले पड़ेंगे? अगर आपने पुरअमन तरीके से आना तो आए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। हाँ, अगर आप चढ़ाई करने आए, कब्ज़ा करने आए, रेड जोन को जो है वो कंप्रोमाइज़ करने आए, तो फिर वो सारा कुछ जो इंतज़ाम है वो उसके लिए है, को तुम्हारे पुरअमन एहतजाज के लिए या जलसे के लिए तो नहीं है। हम आपने ये जलसे वगैरह सारे अब भी कर रहे हैं, इससे पहले भी किए हैं। और रही बात ये कि जी 25 मई को मैंने तैयारी नहीं थी, भाई तुम 1.5 महीना पूरे पंजाब में खज्जल होते रहे हो, वो किस लिए होते रहे हो? हर जगह पे जलसे किए, हर जगह पे कहा लोगों को कि जी आओ निकलो बाहर, और फिर कहा कि पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि 20 लाख लोग लेके मैं आऊँगा, तो वो बगैर तैयारी के कह दिया था कि 20 लाख लोगों को लेके आऊँगा। तो अगर फिर उस वक्त तुम्हारा ये हाल था, तो अब भी जो तुम कह रहे हो पता नहीं किस हद तक तुमने उसके ऊपर अमल करना है या नहीं करना है। बहरहाल हमारी पूरी तैयारी है, हम किसी तौर भी आपको इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं करने देंगे, इस्लामाबाद पे ना कब्ज़ा करने देंगे, ना रेड जोन को कंप्रोमाइज़ करने देंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक, और अभी बड़ी बातें हैं गर्मा गर्म राना साहब से, डोंट गो अवे। जी, शो में एक बार फिर खुश आमदीद। राना साहब, जो ये इलेक्शंस हुए हैं इसमें बहुत बड़ा उन्होंने बोल्ड रिस्क लिया, उन्होंने 7 सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा
और वो 6 संभाल भी गए, और वो यही कह रहे हैं कि देखें लोगों को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। तो अब आपके ख्याल में इनकी निगोशिएशन जो हो रही हैं, उन्होंने आज कहा भी है एक साफियों से बात करते हुए कि हाँ हमारी बातचीत चल रही है, क्लैरिटी नहीं है लेकिन बातचीत चल रही है हमारी लोगों से, तो ज़्यादा उनकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं हो गई? नहीं, पोजीशन उनकी स्ट्रांग किस तरह से हो गई? आप मुझे बताएं कि ये बिजली के बिल जो आए हैं पिछले 2 महीने, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है कोई 100 रुपये से ज़्यादा, और महंगाई का जो तूफ़ान आया है, इसके बाद भी अगर ननकाना में ये 90,000 वोट लेके जीते और 80,000 वोट पड़े PMLN को, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है, क्योंकि इन सीटों का जीतना या हारना तो कोई मायने नहीं रखता था। उसकी वजह ये है कि जो नंबर असम्बली में है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आना था, और यही वजह है कि हमारी तरफ से इस कैंपेन को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। जिस तरह से इमरान खान इन्वॉल्व था, हमारी तरफ से उस तरह जो है वो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि सबको मालूम था कि इसका रिज़ल्ट जो है वो गवर्नमेंट के फॉर्म होने या ना होने की सूरत में इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अगर 5.5 लाख वोट, ये मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, जो इस 11 सीटों पे 3 सूबाई और 8 कौमी पे पड़ा है, 5.5 लाख वोट पड़ा है PTI को और 4.25 लाख पड़ा है PDM को। तो आप मुझे बताएं कि अगर वो 5.5 जो है वो ठीक है, वो कौम इसके साथ खड़ी है, और जो 4.25 लाख है वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं। तो इस तरह से जो है वो जमहूरियत या जमहूरी रवैया इस तरह से आगे बढ़ सकता है। लेकिन राणा साहब, रही बात ये कि पूरी कौम इसके साथ खड़ी हो गई है, दूसरी तरफ रहा कोई नहीं, ये रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख लें। लेकिन आपने ये कहा है कि इन इलेक्शंस को इसलिए भी इनकी सानवी सी हैसियत थी क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे या गिरने पे। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि वो हल्के लिए गए, बाकायदा सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस हुई रेजिग्नेशंस की, जहाँ पे चांस था कि आप लोग जीत जाएगा, इत्तेहाद जीत जाएगा, वोटों का तनासुब बड़ा थोड़ा था, पास्ट में डिफरेंस बड़ा थोड़ा था। तो अगर इतना सिलेक्शन करके सेलेक्ट किए गए बाय पोल्स, तो जाहिर है इनकी इंपॉर्टेंस तो होगी ना, तभी तो आपने इतनी वो एक्सरसाइज की कि ये पर्टिकुलर हल्के खाली किए जाएं। नहीं, देखें, आप अगर किसी एक गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं तो देखें ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मामला ये है कि अगर एक हलके में मैं 1,10,000 वोट लेके जीत गया हूँ और आप 1,09,000 वोट लेके हार गए हैं, तो अगर सिलेक्शन वाइज आप ये सिलेक्ट करें कि जी 1,000 का फ़र्क है, तो वोट तो मेरा भी तो 1,10,000 है ना। सही है। ये तो नहीं है कि मेरा वोट जो है वो 10,000 है और आपका 1,09,000 है। मामला ये है कि वोट इन हलकों में ठीक है, अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं था तो थोड़ा फ़र्क ज़रूर था। और अब हमने जो यूटिलिटी बिल्स में इजाफ़ा किया है, जो हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, जो हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, जो सख्त फ़ैसले किए हैं, जिनसे लोगों की, आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आई हैं, हमें ख़ुद इस बात का एहसास है, लोग हमारे साथ बात भी करते हैं। तो इसके बावजूद अगर फ़र्क सिर्फ यही हो कि ये 90,000 लेके जीत जाए और हम 80,000 लेके हार जाएं, तो फिर इसमें कोई ऐसा सच देखें ना, अगर पंजाब हुकूमत ना होती तो इतना फ़र्क निकल सकता था। अब केयर टेकर में तो सूबाई हुकूमत किसी की नहीं होगी, ना हमारी होगी ना इनकी होगी। इसी तरह से अगर ये महंगाई में, ये यूटिलिटी बिल्स में और दूसरी चीज़ों में हम कुछ बेहतरी लाना शुरू की है हमने, लेकिन हमें कुछ टाइम मिल जाए और हम मज़ीद बेहतरी ले आएँ, उससे जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। अगर हमारे कैंडिडेट थोड़ा मोर सीरियस हो जाते, क्योंकि अभी तो ये था ना कि इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, मुलतवी हो रहा है नहीं हो रहा है,
तो अगर थोड़ा सीरियस हो के जो है वो कैंपेन करते तो तब भी ये फ़र्क जो है वो दूर हो सकता था। राना साहब, तो इसलिए कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसमें आदमी जो है वो ये समझे कि ये को बड़ा ये कोई तूफ़ान आ गया है और ये कोई बयानिए का जो है वो पॉपुलैरिटी आ गई है। कोई बयानिया शयानिया नहीं है इसका, कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। आपके बात ख्याल सिर्फ में उतनी है कि महंगाई और कीमतों में इजाफा। आपके ख्याल में अगर इमरान खान खुद ना लड़ रहे होते इलेक्शन और यहाँ पे मुकामी कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे आपके कैंडिडेट्स थे और इनके कैंडिडेट्स थे, तो क्या ये नताइज मुख्तलिफ होते? जी 100% मुख्तलिफ होते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी मकामी कैंडिडेट हो उसकी अपनी कंट्राडिक्शंस होती हैं, ग्रुपिंग होती है। वहाँ पे 3-4 लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं, एक को टिकट मिलता है, दूसरे जो है वो मुखालफ चले जाते हैं। तो अगर पार्टी हेड ही कैंडिडेट हो तो फिर जो है वो कंट्राडिक्शन जो है वो सामने नहीं आती। वो कंट्राडिक्शन जो है वो बिल्कुल फिर एक जगह पे सारी जो है ना वो रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर इन हलकों में जितना फ़र्क सामने आया है, अगर इन हलकों में वहाँ पे कोई लोकल कैंडिडेट होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बिल्कुल बहुत पीछे होते। एक वक्त हुआ है जी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, काफ़ी मज़ेदार बातें हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। राना साहब, अगर पंजाब से भी लोग आते हैं, केपी से भी लोग आते हैं और आपको उन सूबों में उनकी गवर्नमेंट्स हैं, आपके पास ऑप्शन रह जाता है रेंजर्स का, फौज का, उसका एक ये भी तासुर है कि शायद ये तासुर दिया गया है गवर्नमेंट को कि जी फ़ौज बड़ी बॉर्डर्स पे बड़ी टेंशन है और सैलाब से रिलेटेड बड़ा काम है, सब कुछ है, तो फ़ौज को ना वफाकी हुकूमत बुलाए। क्या ऐसा कोई है कि फ़ौज ने कुछ ऐसा मैसेज दिया हो कि देखें हमें इस चीज़ से बाहर रखें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है? जी ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। फ़ौज रेंजर्स जो है वो बिल्कुल डिप्लॉय होंगी। वो जो हमारा जो प्लान बना है और जिस मीटिंग को जो है वो चेयर किया है वज़ीर आज़म ने, वो पहले मेरे लेवल पे हर चीज़ फ़ाइनल हुई है, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई है। उसमें तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग भी थे। उसमें बाकायदा उस स्ट्रेटजी की जो है वो अप्रूवल दी गई है और उसके मुताबिक फ़ौज ने रियासत का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये रेड जोन जो है या रेड जोन में जो बिल्डिंग्स जो सिंबल ऑफ स्टेट हैं वो कोई मेरी ज़ाती मलकियत नहीं है या मियाँ शहबाज शरीफ के अपना की फैमिली की ज़ाती मलकियत नहीं है। दोज बिल्डिंग्स आर सिंबल ऑफ स्टेट। अगर उनको कंप्रोमाइज़ करवाना है या किसी ने करना है तो उसने ये रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो दावा बोलना है। तो इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़ौज समेत तमाम अदारों की, तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम महबूबत लोगों की ज़िम्मेदारी है और वो होगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनकी भूल है कि ये इस तरह से जो है वो यहाँ पे आके कोई मुहिम जोई कर सकेंगे। राना साहब एक चीज़ बताएं, आज बहुत स्ट्रॉन्ग ये तासुर दिया गया था कि इमरान खान साहब तारीख देंगे। उन्होंने आज तारीख तो नहीं दी, एक डेडलाइन आउटर लिमिट दे दी है कि जो होगा अक्टूबर में होगा। क्या आपके ख्याल में ये अक्टूबर में लॉन्ग मार्च होगा या खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन का फ़ैसला हो जाए तो उसके मुताबिक फिर अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाए? देखिए मेरा ख्याल है कि अब इनसे वक्त जो है ना वो ये इनके पास विंडो जो थी ना वो 12 से 17 अक्टूबर तक की थी और हमें ये रिपोर्ट्स थी कि ये इस दौरान ऐलान करेंगे, लेकिन जो अब नहीं हो सका तो अब मेरा ख्याल है कि इनके पास अब वक्त नहीं रहा। नहीं, विंडो क्यों, वक्त क्यों नहीं रहा? अभी आप लोगों ने भी तो फैसला नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो भी फैसला नहीं किया और जितना उन्होंने उसको एक इशू बनाया है वो कहते हैं कि राइट नहीं है आप लोगों को अपॉइंट करने का आर्मी चीफ, अगर आप करेंगे तो मेरिट जो है वो पामाल हो जाएगा। नहीं, वो उसके कहने से तो मेरिट पामाल नहीं ना होगा। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, ये कोई मेरा आपका या किसी और का तो नहीं है। वो ऐसे ही नाम ले रहा है ज़रदारी साहब का या मियाँ नवाज शरीफ साहब का।
वज़ीर आज़म इस वक्त मुल्क का जो है ये उसका आइनी कानूनी इख्तियार है, और वो आइन के मुताबिक जो रूल्स में जो उसका तरीक़ाकार तय है उसके मुताबिक अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा। ये तो अब अपने पास से बातें बना रहा है ना कि जी वो फ़लाँ को पूछेंगे, फ़लाँ को पूछेंगे, फ़लाँ को पूछेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी फ़ैसलों की और कौमी मामलात की राजदारी का हल्फ उठाया हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ अपने उस हल्फ की पासदारी करेंगे। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, वो मेरा लीडर है, मैं नहीं समझता कि मुझसे कोई ज़्यादा उसे जानता होगा, वो कतई तौर पे किसी ऐसे मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे जिस मामले में वो ये समझते हों कि ये मामला जो है ये ओथ रिलेटेड है, और वज़ीर आज़म जो है वो बाउंड है कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो है उस मामले को राजदारी से जो है वो उसका फ़ैसला करे, और फ़ैसला जो है वो आइन के मुताबिक करे। ये तो ऐसे ही जो है वो इसको क्या आप ये कह रहे हैं, जो इसके मुंह में आता है, जो इसके ज़हन में आता है, ये बातें करता जाता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ का फ़ैसला होगा वो नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं, वो प्योरली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे? तो ये बात दिमाग को पकड़ लगती नहीं है। वज़ीर आज़म नहीं, बात ये है, नहीं सुन ले ना, वज़ीर आज़म जो है वो फैसला करना ही उसने है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल उसका इस्तेहकाक है, एंड ही इज़ बाउंड टू डू सच लाइक डिसीजंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने ये ओथ उठाया हुआ है कि ऐसे मामलात को जो उसके नोटिस में आएंगे उनको जो है वो कौमी मफाद में जो है वो किसी के ऊपर जो है वो अफशा नहीं करेगा। ये बाकायदा अल्फाज हैं, खुदा को हाज़र नाज़र जान के ओथ जो है वो सभी ने उठाया हुआ है और वज़ीर आज़म ने भी उठाया हुआ है। तो इसको ये मालूम ही नहीं है। ये बताएं, खुद ये हर वक्त ये बहस चल रही है इस मुल्क में, और यही बात होती है कि जी ये इसकी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम सियासत जुड़ी हुई है। तो क्या आपके ख्याल में वक्त आ नहीं गया कि गवर्नमेंट ये फैसला कर ले? अब टाइम तो है, क्योंकि जितना इसमें अनसर्टनटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, वो हर चीज़ जाके जायज़ या नाजायज़ इसी अपॉइंटमेंट पर जुड़ जाती है। तो क्या इस पर कोई बात हुई है कि जल्द अज जल्द ये फैसला कर लिया जाए ताकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्लियर तो हो जाए? देखें, ये बात तो खैर पहले भी होती रही है, आज से महीना पहले भी होती रही है, 2 महीने पहले भी होती रही है। इन्होंने 22 अगस्त को तोसी का फ़ैसला कर दिया था, जबकि वक्त जो है वो नवंबर था, तो वो शायद कबल अज़ वक्त था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब जो है वो अब टाइम जो है वो बिल्कुल आ चुका है, और इसमें अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो, मेरा ख़्याल है कि इस बारे में वो फ़ैसला करने या फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर सोचो विचार करने के करीब होंगी। लेकिन ये ऐसे मामलात हैं, ये ऐसे कौमी नेशनल डिसीजंस हैं कि जिसके ऊपर दे आर अंडर ओथ कि वो इस चीज़ को किसी के ऊपर अफशा नहीं करेंगे। और इस तरह से तो मामला नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते फिरें या इसको जो है वो वाज़े करते फिरें। लेकिन मेरा ये ख़्याल है, मेरी ये अपनी असेसमेंट है कि नाउ द टाइम हैज़ कम, और इमरान खान साहब अब जो है ना वो गाड़ी मिस कर बैठे हैं, लेट हो गए हैं। अच्छा ये बताएं, आखिरी 2-3 सवाल। बहुत ज़्यादा इशू उठा आज भी आज़म सवाती साहब का, और उन्होंने बड़ा एक मंजर बताया कि देखें घर में घुस गए रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे, और ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने 8-8, 5-5 साल के बच्चे थे, उनके सामने तशद्दुद किया। फिर एक 75 साल के आदमी की इतनी रफ हैंडलिंग हुई। ये इतना सवेर वैसे हुआ क्यों इमरान साहब? इसकी ज़रूरत क्या थी? नहीं देखें, आज़म स्वाति साहब जो हैं उनका ट्वीट अपनी जगह पे, लेकिन मुझे उनका बेहद एहतराम है। बाज़ कमेटीज़ में वो मेरे साथ मेंबर भी हैं। आप यकीन करें कि मैंने ख़ुद इस मामले को
यानी अब वो तकरीबन पिछले 3-4 दिन से जो है वो रिमांड पे हैं। मैंने ख़ुद इस बात को इंश्योर किया है कि उनको उनका खाना, उनका यानी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनको किसी किस्म की जो है वो तकलीफ़ ना हो। जब उनको अरेस्ट किया गया तो बाकायदा मजिस्ट्रेट जो है वो उस टीम के साथ था, लेडीज़ पुलिस जो है वो उनके जो है वो साथ थी। मुझे जो और मैंने इस बात को इंक्वायर किया है कि भाई वहाँ पे क्या हुआ है, तो मुझे ये बताया गया कि उनकी रहाइश के पीछे कोई जंगल है। तो सवाती साहब जो थे वो अपने घर से निकल के तो उस तरफ चले गए और वहाँ पे उनको फिर तलाश किया गया, और तलाश करने के अमल में अब वहाँ पे जिस भी किसी जो है वो अहलकार ने जो है वहाँ पे इनको देखा या ढूंढा, तो वहाँ से उसे गाड़ी तक लाने में कोई अगर इस किस्म की कोई बात हो गई या कोई किसी ने धक्का दे दिया है या किसी ने कोई रफ़ हैंडलिंग की है तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन द मोमेंट ही कम्स अंडर द अरेस्ट ऑफ इस्लामाबाद पुलिस, मैं इस बात की गारंटी देने को तैयार हूँ कि उनके साथ कत्तन कोई। उन्होंने कहा है कि उनको राना साहब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको बरहना भी किया गया शायद, और फिर पुलिस ने एजेंसीज के हवाले कर दिया उनको। नहीं, पुलिस ने वहाँ से गिरफ़्तार करके तो उनको जो है वो FIA ने, पुलिस नहीं FIA ने वहाँ से गिरफ़्तार करके वो मुस्तकिल जो है वो FIA की कस्टडी में है। अब इसके बारे में उन्होंने कोई जो है वो इतना कोई वाज़े तौर पे कोई बात उन्होंने नहीं की, तो इसलिए जो है वो मैं अब इसके ऊपर जो मैंने अपने तौर पे इंक्वायर किया है, लेकिन मैं ये बात बड़े दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि हम ख़ुद क्योंकि इस किस्म के जुल्म और ज़्यादती का शिकार रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि हम किसी को जो है इस तरह के जो है वो। राना साहब आखिरी सवाल, राना साहब बनने दें। आखिरी सवाल, अगर इमरान खान आते हैं, बहुत बड़े इज्तिमा के साथ आते हैं, और आप लोग तशद्दुद को आप जायज़ या नाजायज़ आप समझते हैं कि उन्होंने मजबूर कर दिया है, क्या आपको इस बात का ख़तरा है कि इस लेवल के ऊपर इस्लामाबाद में फसाद भी हो सकता है, पूरे शहरों में भी फैल सकता है कि बात पॉलिटिशियंस के हाथ से ही निकल जाए और किसी और तरफ चली जाए? इस बात का ख़तरा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि शहरों में अगर फसाद फैलेगा तो ये तो ख़ुद ही फैलाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे हुकूमतें इनकी है, फसाद रोकना इनकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी तो नहीं है। और जहाँ तक इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में हम इनको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, कोई ये काबू से बाहर नहीं होंगे। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो इनका जो है वो मुनासिब एहतमाम इनका कर देंगे हम। राना सनाउल्लाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम बातें सुनी, बड़ी क्लियर बात है। एक तो इमरान खान साहब ने डेडलाइंस दी हुई हैं, वो कहते हैं दुनिया इधर किधर हो जाए, लॉन्ग मार्च होगा, और समझ नहीं आएगी राना सनाउल्लाह टीम को। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। अव्वल तो उनका ख्याल है कि बस निकल गई है, वो नहीं आएंगे, लेकिन वो कहते हैं अगर आएंगे तो हम पूरे तैयार हैं। सो हालात लग ये रहा है कि स्टेज इज़ बीइंग सेट फॉर अ कॉन्फ्रंट्रेशन, और अगर कोई भी तसादुम हुआ तो इन दोनों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। खैर, अल्लाह से दुआ है कि खैरियत रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।